वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोग जानेंगे कि महात्मा गांधी अपने वर्क हिंद स्वराज में पैसिव रेजिस्टेंस के बारे में क्या कहते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस गांधी जी से पूछा जाता है जिनका जवाब वो देते हैं और इन्हीं रिस्पॉन्सेस से हमें पैसिव रेजिस्टेंस के बारे में, उनके थॉट्स के बारे में पता चलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता है कि इज़ देयर एनी हिस्टोरिकल एविडेंस रिगार्डिंग द सक्सेस ऑफ द सोल फोर्स और ट्रूथ फोर्स? I still think that the evildoers will not stop doing evil without physical punishment. तो उनसे क्वेश्चन पूछने वाला जो व्यक्ति वो कहता है कि क्या कोई हिस्टोरिकल एविडेंस है इस बात का कि जो ट्रूथ फोर्स है, सच्चाई की ताकत है, या जो आत्मिक ताकत है, या अहिंसा, नॉन वायलेंस, पैसिव रेजिस्टेंस, सब एक ही चीज़ है, इसका जो सक्सेस है इसका क्या कोई हिस्टोरिकल प्रूफ है? और मुझे अभी भी यही लगता है कि जो बुरा कर्म करते हैं, जो खराब काम करते हैं, जो क्रिमिनल्स होते हैं, वो तब तक खराब करना नहीं छोड़ेंगे जब तक कि उनको कोई फिजिकल पनिशमेंट नहीं दिया जाए, जब तक कि उनको कोई बॉडीली पनिशमेंट नहीं दिया जाए। तो गांधी जी कहते हैं कि वी हैव द एविडेंस ऑफ द वर्किंग ऑफ सोल फोर्स एट एवरी स्टेप. The fact that there are so many men still alive in the world shows that it is based not on the force of arms but on the force of truth or love. यानी कि सोल फोर्स या ट्रूथ फोर्स का जो सक्सेस का एविडेंस है वो तो हम लोग को हर समय मिलता है। कैसे? अभी जो दुनिया में इतने सारे लोग जीवित हैं वही इस बात का प्रमाण है कि दुनिया में जो ताकत जीत रहा है वो आत्मा की ताकत या प्यार की ताकत है, ना कि आर्म्स या वेपन्स की ताकत। ठीक है। फिर वो कहते हैं कि अच्छा, मैंने उनके रिस्पॉन्स को थोड़ा शॉर्ट करके लिखा है, मैंने थोड़ा की पॉइंट्स लिखा है जिससे कि आपको जल्दी से समझ में आ जाए और आप बिल्कुल मेजर पॉइंट्स, जो मेन चीज़ है, उसी को आप पढ़ें और उसी को आप समझें, जिससे कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो चलिए, इट इज़ नेसेसरी टू नो द मीनिंग ऑफ हिस्ट्री. The Gujarati equivalent means it so happened. तो गांधी जी कहते हैं कि सबसे पहले तो, क्योंकि आपने हिस्टोरिकल एविडेंस की बात की है, तो सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि हिस्ट्री का मतलब क्या होता है। और फिर वो कहते हैं कि गुजराती में हिस्ट्री शब्द का जो गुजराती मतलब हिस्ट्री का जो मतलब है, गुजराती एक्विवेलेंट में उसका मतलब होता है, जैसे हिंदी एक्विवेलेंट हो गया इतिहास, उसी तरह से गुजराती में हिस्ट्री को कोई शब्द से कहा जाता होगा जिसका अर्थ होता है इट सो हैपेंड. If this is the meaning of history, it is possible to give copious evidence of the success of soul force. But if history means a record of the doings of kings and emperors and thus a record of the wars of the world, there can be no evidence of the use of passive resistance in history. तो वो कहते हैं कि अगर हिस्ट्री का मतलब सिर्फ इतना है कि ऐसा हुआ, तब तो आत्मिक ताकत के सक्सेस का बहुत सारा प्रूफ दिया जा सकता है, कोपियस बहुत सारा। लेकिन अगर हिस्ट्री का मतलब सिर्फ इतना है कि क्या राजाओं ने किया, क्या एम्परर्स ने किया, और अ रिकॉर्ड ऑफ द वॉर्स ऑफ द वर्ल्ड, कि दुनिया में कब कौन सा वॉर हुआ, किसने किसके साथ युद्ध किया, तब तो कोई एविडेंस नहीं दिया जा सकता कि पैसिव रेजिस्टेंस ने, नॉन वायलेंस की ताकत ने कभी कोई जीत दर्ज की हो। हाँ, इंडिया में आप दे सकते हैं इसके जीत का थोड़ा बहुत एग्जाम्पल, महात्मा गांधी का जो सॉल्ट सत्याग्रह था, या जो उन्होंने नॉन वायलेंस के मूवमेंट के थ्रू बहुत सारे जीत दर्ज की हैं, उसका एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। बट फिर भी ऐसा नहीं है कि इंडिया में जो आर्म्स यूज़ करते थे, या जो बहुत जैसे मॉडरेट्स और रेडिकल नेशनलिस्ट्स हुआ करते थे, तो रेडिकल नेशनलिस्ट्स ने का भी इक्वल कंट्रीब्यूशन था। मैं तो ये कहूँगी कि वॉयलेंट जो लोग थे उनका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था। बट अगेन वापस से इस हिस्से में आ जाते हैं कि अगर हिस्ट्री का मतलब केवल ये है कि कब किसके साथ युद्ध हुआ, तब तो पैसिव रेजिस्टेंस या नॉन वायलेंस का कोई एग्जाम्पल देना ऑफ सक्सेस वो बहुत मुश्किल है। फिर वो कहते हैं कि टू ब्रदर्स क्वारल, वन ऑफ देम रिपेंट्स एंड रीअवेकन्स द लव दैट वाज लाइंग डोरमेंट इन हिम. Nobody takes note of this. But if due to some reason they take up arms or go to law, their doings would be immediately noticed in the press and would probably go down to history. अगर दो भाई लड़ाई करते हैं, उसमें से एक को पछतावा होता है और फिर से वो अपने अंदर जो प्यार बसा हुआ था, जो एक तरह से था ही उसके अंदर बट वो एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा था, डोरमेंट था,
उस प्यार को अगर वो जगाता है और फिर दोनों में आपस में अग्रीमेंट हो जाता है, तो इस बात का कोई नोट नहीं लिखता, इस बात को कोई दर्ज नहीं करता अपने कॉपी में। बट इफ या तो बस नोटिस ही नहीं करता, नोबडी टेक्स नोट ऑफ दिस। बट अगर किसी वजह से वो लोग लड़ाई करने लगते हैं, वो लोग एक दूसरे के ऊपर वेपन्स का इस्तेमाल करते हैं, या वो लॉ के पास चले जाते हैं, कानूनन मदद लेते हैं अपने लड़ाई को सुलझाने में, तब तो उनके ये जो कारनामे हैं उसको प्रेस में नोटिस कर लिया जाता है और वो प्रोबेबली हिस्ट्री तक चला भी जाता है। तो यहाँ पे गांधी जी ये कह रहे हैं कि जब अच्छाई जीतती है, जब आत्मा की ताकत, जब प्यार की ताकत जीतती है, और ऐसे कई सारे केसेस होते हैं, उसका कोई नोटिंग डाउन नहीं होता, उसको कोई नोटिस नहीं करता। अब क्वेश्चन 2, according to what you have said, it is plain that instances of passive resistance are not to be found in history. It is necessary to understand passive resistance fully, so it would be better if you enlarge upon it. तो ये जो क्वेश्चन पूछने वाले व्यक्ति हैं वो कहते हैं कि आपकी बातों से अब ये साफ हो चुका है कि पैसिव रेजिस्टेंस का जो सक्सेस है, उसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो हिस्ट्री में नहीं है। यानी कि ये जो पर्सन है वो हिस्ट्री का मतलब इसी से लगा रहे हैं कि हिस्ट्री इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ द डूइंग्स ऑफ किंग्स एंड एम्परर्स एंड अ रिकॉर्ड ऑफ द वॉर्स ऑफ द वर्ल्ड। वो महात्मा गांधी के हिस्ट्री के डेफिनेशन को समझ नहीं पाए और वो कह रहे हैं कि आपकी जो बात है उससे ये पता चल रहा है कि हिस्ट्री में पैसिव रेजिस्टेंस के सक्सेस का एग्जाम्पल्स नहीं है। इसीलिए अब मैं पैसिव रेजिस्टेंस, ये जो टर्म है, इसको मैं अच्छे से समझना चाहूँगा, तो आपसे गुजारिश है कि आप इसके ऊपर अच्छे से बताइए। तो गांधी जी कहते हैं कि पैसिव रेजिस्टेंस इज़ अ मेथड ऑफ सिक्योरिंग राइट्स बाय पर्सनल सफरिंग। फॉर एग्जाम्पल, supposing the government of the day has passed a law which is applicable to me and I don't like it, then if I use violence and force the government to repeal the law, then if I use violence and force the government to repeal the law, I use body force or brute force. But if I disobey the law and accept the penalty for its breach, I use soul force. तो गांधी जी कह रहे हैं कि पैसिव रेजिस्टेंस अपने अधिकारों को जीतने का एक तरीका है बाय पर्सनल सफरिंग। यानी इसमें हम लोग पर्सनली सफ़र करते हैं, हम लोगों पेन महसूस करते हैं एंड उसके बाद हम लोगों को अधिकार मिलता है। जैसे कि बात मान लीजिए कि आज की सरकार कोई ऐसा कानून लेकर आती है जो मेरे ऊपर अप्लाई होता है पर मुझे वो पसंद नहीं, और फिर मैं हिंसा का इस्तेमाल करता हूँ, मैं वायलेंस का इस्तेमाल करता हूँ और मैं सरकार को बाध्य करता हूँ लॉ को कैंसिल करने में, रिपील करने में। तब मैं बॉडी फोर्स यानी कि शारीरिक ताकत या ब्रूट फोर्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ब्रूट यानी क्रूअल, बॉडी फोर्स या क्रूअल्टी का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। बट अगर मैं इस कानून को डिसोबे कर दूँ और इस कानून को ना मानने के लिए जो पेनल्टी रखी है सरकार ने, या तो कोई फाइन रखा होगा या कोई फिज़िकल पनिशमेंट रखा होगा, तो उस पेनल्टी को अगर मैं भुगतता हूँ तो मैं आत्मा की ताकत का इस्तेमाल करता हूँ। इफ़ सोल फोर्स इज़ यूज्ड फॉर अ कॉज विच इज़ अनजस्ट। अच्छा, तो इसके बाद गांधी जी ये भी बताते हैं कि पैसिव रेजिस्टेंस ये होता है, एग्जाम्पल के थ्रू उन्होंने बताया, बट साथ में वो ये भी बताते हैं कि इफ़ soul force is used for a cause which is unjust, only the person using it suffers. He does not make others to suffer. So one should not do that which one knows to be wrong. तो वो कहते हैं कि अगर आत्मा की ताकत, अगर अहिंसा या सच्चाई की ताकत का इस्तेमाल किसी ऐसे पर्पस के लिए होता है जो अनजस्ट है, यानी आप लड़ाई ही गलत लड़ रहे हैं, गलत कारण से लड़ रहे हैं, तो अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो केवल जो पर्सन इसका इस्तेमाल कर रहा है उसको सफरिंग होगा, उसको पेन होगा, वो बाकी लोगों को सफ़र नहीं करवाएगा। यानी कि अगर कानून, जो लॉ बनाने वाले लोग हैं वो गलत कानून लाते हैं और कोई इंसान उसको नहीं मानकर पेनल्टी को सफ़र करता है,
तब ऐसा हो सकता है कि उसकी सफ़रिंग को देखकर, क्योंकि वो जो कॉज है वो जस्ट है, क्योंकि जिस लिए वो लड़ रहा है वो पर्पस सही है, तो उस पर्सन के सफ़रिंग, उस पर्सन के पेन को देखकर जो लॉ गिवर्स हैं, जो लॉ बनाने वाले लोग हैं, वो लोग भी सफ़र करें, उन लोगों में भी वो ह्यूमन फीलिंग अराइज हो कि द पर्सन इज़ सफ़रिंग फॉर अ गुड कॉज, और फिर वो लॉ को बदल दें और अच्छा कानून लाएं। बट अगर आप लड़ाई ही किसी गलत कारण के लिए कर रहे हैं तो सफ़रिंग केवल आपको होगी, किसी और को नहीं। इसीलिए एक इंसान को वो कभी नहीं करना चाहिए जो वो जानता है कि गलत है। So one should not do that which one knows to be wrong. चलिए अब थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। You would then disregard laws. This is rank disloyalty. We have always been considered a law-abiding nation. You seem to be going even beyond the extremists. They say that we must obey the laws that have been passed, but if the laws be bad, we must drive out the lawgivers even by force. तो क्वेश्चन जो पूछने वाले पर्सन है वो कह रहे हैं कि इसका मतलब कि अब आप कानून को डिसरिगार्ड करेंगे, आप कानून को डिसोबे करेंगे, तो ये तो रैंक डिसलॉयल्टी हो गया, ये तो कानून को नहीं मानना हो गया। हम लोगों को हमेशा एक कानून को मानने वाला देश समझा जाता है, और आप तो ऐसा करके, आप तो कानून को नहीं मान के एक्सट्रीमिस्ट के भी बियॉन्ड जा रहे हैं। एक्सट्रीमिस्ट का सिंपल मतलब है कि जो एक्सट्रीम तरीका अपनाता है, जो बहुत हटके तरीका अपनाता है। तो ये जो क्वेश्चन पूछने वाले पर्सन है वो कह रहे हैं कि आप तो एक्सट्रीमिस्ट के भी आगे जा रहे हैं। वो कहते हैं कि अगर हम लोगों को कानून को मानना चाहिए, और अगर कानून ख़राब है तो हम लोगों को जो कानून बनाने वाले लोग हैं उनको ताकत का इस्तेमाल करके हटा देना चाहिए। तो गांधी जी इसके रिस्पॉन्स में क्या कहते हैं? गांधी जी कहते हैं, वेदर आई गो बियॉन्ड देम और वेदर आई डू नॉट इज़ अ मैटर ऑफ नो कॉन्सिक्वेंस टू एदर ऑफ अस। वी सिंपली वॉन्ट टू फाइंड आउट वट इज़ राइट एंड देन एक्ट अकॉर्डिंगली। मैं एक्सट्रीमिस्ट के भी आगे जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ, इस बात का कोई रिज़ल्ट नहीं है, इस बात का कोई लेना देना नहीं है, ना मेरे को ना आपको। हम लोगों को सिर्फ यह पता लगाना है कि सही क्या है और फिर उसके अनुसार हमें सही एक्शन करना है। That we should obey laws whether good or bad is a newfangled notion. There was no such thing in former days. The people disregarded those laws that they did not like and suffered the penalties for their breach. हम लोगों को हर हाल में कानून को मानना चाहिए, चाहे वो कानून सही हो या गलत, अच्छा हो या बुरा। ये एक नया न्यू फैंगल्ड नोशन है, नया नोशन है। ऐसा कोई चीज़ पास्ट में, पिछले दिनों में नहीं होता था। पिछले दिनों में लोग उन कानूनों को डिसोबे करते थे जो उनको नहीं पसंद था, और उसको नहीं मानने की वजह से जो पेनल्टी होता था उसको वो सफ़र करते थे। It is contrary to our manhood if we obey laws repugnant to our conscience. Such teaching is opposed to religion and means slavery. तो ये हमारे मैनहुड के खिलाफ है अगर हम उन कानूनों को माने जो जिसकी इजाज़त हमारी आत्मा ना देती हो। ऐसा, और अगर कोई ऐसा टीचिंग देता है, अगर कोई यह सीख देता है, यह सिखाता है कि हमें कानून को हर हाल में मानना चाहिए, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, तो ये तो रिलीजन के अपोज्ड है, ये तो धर्म के विरुद्ध है, एंड इट मीन्स स्लेवरी, और ये सिंपल गुलामी है। Man-made laws are not necessarily binding on any person. मैन के बनाए गए कानून किसी भी हाल में किसी व्यक्ति के ऊपर बाइंडिंग नहीं है। इनका ये कहना है कि अगर धर्म में कोई अच्छी बातें लिखी हैं कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए या हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, तो ये तो बाइंडिंग हो सकता है किसी पर्सन के ऊपर कि हाँ आपको ऐसे ही करना चाहिए। बट अगर कोई मैन मेड लॉ है, अगर सरकार ने कोई कानून बनाया है और वो गलत है, तो वो किसी भी हाल में आपके ऊपर बाइंडिंग नहीं हो सकता कि आपको ऐसे ही करना चाहिए। If the government were to ask us to go about without any clothing, should we do so? If I were a passive resistor, I would say to them that I would have nothing to do with their law. तो अगर सरकार हमसे कहेगी कि हम लोग घूमें without any clothes, तो क्या हम लोग ऐसा करेंगे?
अगर हम एक पैसिव रेजिस्टर हैं तो हम कहेंगे कि हमें आपके कानून से कोई लेना देना नहीं है। इनका सिंपल मतलब ये है कि जो चीज़ हम लोगों को हमारी आत्मा जिसकी इजाज़त ना देती हो, जो चीज़ हमें सही नहीं लग रहा हो, वो हम नहीं करेंगे, भले सरकार ने ऐसी कोई कानून बना दी हो। To use brute force means that we want our opponent to do by force that what we desire and he does not. And if such a use of force is justifiable, he is surely entitled to do it for us also. And then we would never come to an agreement. अगर हम ब्रूट फोर्स का, अगर हम बॉडी फोर्स का, शारीरिक ताकत का इस्तेमाल करते हैं अपने अपोनेंट, अपने दुश्मन के विरुद्ध, और हम ताकत से उससे वो करवाना चाहते हैं जो हम चाहते हैं पर वो नहीं चाहता, और अगर ऐसी ताकत का इस्तेमाल जस्टिफिएबल है, न्यायोचित है, तो श्योरली वो भी ऐसा ही करेगा। वो क्या करेगा कि वो भी ताकत का इस्तेमाल करके हमसे वो करवाना चाहेगा जो हम नहीं चाहते पर वो चाहता है। तो अगर ऐसा सिचुएशन रहा और अगर इस तरह के फोर्स का, अगर इस तरह के बॉडी फोर्स या ब्रूट फोर्स का यूज़ जस्टिफिएबल रहा, तो हम लोग कभी भी किसी अग्रीमेंट पे नहीं पहुंच सकते। तो इसका कहने का सिंपल ये मतलब है कि जैसे पुराने ज़माने में युद्ध होता था और जिसके पास ज़्यादा शारीरिक ताकत है, जिसके पास जितनी बड़ी आर्मी है, जितने ज़्यादा वेपन्स हैं, वो जीत जाता है। बट आज के समय में क्या है कि हम लोग सब डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में रह रहे हैं, एक कानून व्यवस्था के अंडर रह रहे हैं, और जो सही है वो करना है और बेवजह शारीरिक ताकत का इस्तेमाल नहीं करना है, गुंडागर्दी नहीं करनी है। तो गुंडागर्दी करना अगर जस्टिफिएबल हो जाए, अगर सरकार में बॉडी फोर्स का इस्तेमाल करना सही हो जाए, तो ऐसे बहुत सारे वायलेंट हादसे होते रहेंगे और लोग कभी भी पीसफुली नहीं रह पाएंगे, लोग कभी भी अग्रीमेंट पे नहीं पहुंच पाएंगे। यही बात गांधी जी कहना चाहते हैं कि अगर हम इस ताकत का इस्तेमाल करेंगे और इस ताकत का इस्तेमाल करना बिल्कुल जस्टिफिएबल रहेगा, तो सेकेंड पर्सन भी ऐसा ही कर सकता है, एंड देन वी वुड नॉट कम टू एन अग्रीमेंट। तो फ्रेंड्स, ये जो पैसिव रेजिस्टेंस टॉपिक है, इसमें टोटल 7 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से 3 क्वेश्चंस को मैंने आज इस वीडियो में कवर किया है। बाकी के 4 क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।